नमस्कार दोस्तों, एंटिक डायरीज में आप सबका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे एक रियल स्टोरी की जिसका नाम है 72 डेज ऑफ सर्वाइवल। तो कहानी है उर्गियान एयरफोर्स फ्लाइट नंबर 571 की। उरुग्वे की एक रग्बी टीम जो 12 अक्टूबर 1972 को उरुग्वे की 19 प्लेयर की टीम, उनकी मालिक और उनकी फैमिली मेंबर, कुल मिलाकर इसमें 40 पैसेंजर होते हैं, 5 इसमें क्रू मेंबर होते हैं। तो 12 अक्टूबर 1972 को उरुग्वे की मोंटेविडियो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ये चिली के लिए उड़ान भरते। मौसम खराब होने के कारण उन्हें अर्जेंटीना के मोंडोजा शहर में उतरना पड़ता है। उसके बाद ये 13 अक्टूबर को मोंडोजा से उड़ान भरते हैं चिली के लिए। चिली में इन्हें सैंटियागो जाना था मैच खेलने के लिए, लेकिन उस दिन भी मौसम साफ ना होने के कारण पायलट को लगता है कि रनवे आ गया है, लेकिन वह रनवे की जगह एंडीज पहाड़ी में जा टकराता है। उसका पिछला हिस्सा बुरी तरह टूट जाता है। इसमें 5 लोगों की मौत हो जाती है। इसमें पायलट की भी जान चली जाती है और को पायलट प्लेन के एक हिस्से में फंस जाता है और बुरी तरह तड़पता है। और प्लेन का अगला हिस्सा यानी कॉकपिट वाला हिस्सा बर्फ की चट्टान से टकराकर ध्वस्त हो जाता है, लेकिन बीच का हिस्सा थोड़ा बच जाता है जहां 39 लोग बैठे थे। इनमें से 6 लोगों की उसी समय मौत हो जाती है। जिस समय प्लेन टूटी फूटी हालत में उस जगह रुकता है तो 33 लोग अभी भी उसमें जिंदा थे। प्लेन के इस हादसे से सारे लोग जख्मी हो जाते हैं और हर तरफ बर्फ ही बर्फ होती है। कुछ लोगों को होश आता है, फिर कुछ लोग कॉकपिट में जाते हैं जहां को पायलट कॉकपिट के हिस्से में बुरी तरह फंसा होता है और जख्मी मिलता है, लेकिन उसे थोड़ा होश आता है। वो उनसे बोलता है कि मेरी पिस्टल ढूंढो और मुझे गोली मार दो। वो एयरफोर्स का पायलट था और वो एयरफोर्स वालों का ही प्लेन था, लेकिन कोई भी उसे गोली मारने को तैयार नहीं होता है। कुछ देर बाद वह अपना दम तोड़ देता है। अगले दिन 14 अक्टूबर को अर्जेंटीना की सर्च ऑपरेशन टीम का प्लेन उस प्लेन को ढूंढने के लिए निकलता है, क्योंकि इस प्लेन का रडार से संपर्क टूट गया था। सर्च ऑपरेशन टीम का प्लेन वहां पहुंच जाता है, लेकिन सर्च ऑपरेशन टीम का प्लेन उस ब्रोकन प्लेन को नहीं देख पाता, क्योंकि वह बर्फ की चट्टानों से ढका था और इत्तेफाक से उसका रंग भी सफेद था। ऊपर से मौसम खराब ना होने के कारण सर्च ऑपरेशन टीम का जहाज उसे नहीं देख पाता। 3 बार इसी तरह सर्च ऑपरेशन टीम का जो प्लेन था वह उसके ऊपर से गुजरता है। वह जख्मी लोग उस प्लेन को आवाज देते हैं, सिग्नल देते हैं, लेकिन वह उनकी आवाज नहीं सुन पाता। 8 दिन के बाद सर्च ऑपरेशन टीम का जो प्लेन था वह सर्च ऑपरेशन बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगा कि उस प्लेन में अब कोई नहीं बचा होगा। लेकिन जो लोग इस प्लेन क्रैश में बच गए, उन्होंने अपने को सेफ रखने के लिए जो प्लेन का दूसरा टुकड़ा था उससे सीट कवर और जरूरत का सामान निकाल दिया और अपने को बर्फीले तूफान से बचने के लिए अपने को ढक दिया। इनमें से जो 2 लोग थे वह मेडिकल स्टूडेंट थे। जो भी वहां जख्मी लोग थे ये दोनों उनका उपचार करते हैं। इनमें से भी एक और घायल मर जाता है। अब कुल 27 लोग बचते हैं। अब खाने का सामान भी उन पे कम था, जो उन्होंने आपस में बराबर बांट लिया। तभी वहां किसी की नजर एक ट्रांसमीटर रेडियो पे पड़ी। उस ट्रांसमीटर रेडियो में उन सबने एक खबर सुनी कि गवर्नमेंट ने सर्च ऑपरेशन बंद कर दिया। उन सबकी अब उम्मीद टूटने लगी। कुछ दिन बाद उनके पास खाना भी खत्म हो गया। फिर उन्होंने सीट के कवर के अंदर की रुई खाई। सीट के अंदर की रुई खाने से ये और बीमार पड़ने लगे। 29 अक्टूबर 1972, 16 दिन बाद वहां एक बर्फीला तूफान आता है और उन्होंने जितना भी प्लेन को ढकने के लिए जो कुछ बनाया था वह नष्ट हो जाता है और इसमें और 8 लोग मारे जाते हैं। अब पानी तो वहां
किसी तरह बर्फ पिघला के वह काम चला रहे थे, लेकिन खाने का उन पे कोई भी जरिया नहीं था। इसके बाद बचे हुए उन 19 लोगों ने खाने का एक हल निकाला कि वह अब भूख मिटाने के लिए अपने ही मरे साथियों के हिस्से को काट खाएंगे। ये उन्हें अजीब लगा, लेकिन उन्होंने भूख मिटाने और जिंदा रहने के लिए ये कदम उठाया। उन सब ने तय किया कि जो भी मरता रहेगा दूसरा इंसान उसकी बॉडी से अपनी भूख मिटा सकता है। कुछ दिन बाद एक और की मौत हो जाती है। अब 18 लोग बचते हैं। 37वें दिन एक और की मौत हो जाती है। अब 17 लोग बचते हैं। उसके बाद एक और की, अब 16 लोग बचते हैं। 60वें दिन इनमें से 2 रग्बी प्लेयर नांडो और कैनिसा ये तय करते हैं कि वो जाएंगे और कोई मदद लेके आएंगे। और एक तीसरा शख्स विजिंटिन वो भी साथ चलने के लिए कहता है। तो ये तीनों मदद लाने के लिए निकल पड़ते हैं। निकलने से पहले वो प्लेन में जो भी सामान था उससे कुछ चीजें बनाते हैं, जैसे बर्फ में चलने के लिए जूते, ड्रेस, चश्मा और अन्य चीजें। वह तीनों 3 दिन तक चलते हैं, लेकिन 3 में से एक की हिम्मत जवाब दे देती है। वह था विजिंटिन। ये वापस लौटने का फैसला कर लेता है। फिर ये दोनों नांडो और कैनेसा 2-4 दिन और चलते हैं, लेकिन बर्फ के अलावा इन्हें कुछ नहीं दिखता। लेकिन ये हिम्मत नहीं हारते। 8 दिन बाद इनको कुछ एक ऐसी पहाड़ी दिखती है जिसमें बर्फ नहीं थी, उसमें थोड़ा पेड़ पौधे थे। इससे उन दोनों के मन में एक जीने की इच्छा जगती है। 10वें दिन तक उन्होंने 61 किलोमीटर ट्रेवल किया था। 21 दिसंबर 1972 को इन्हें पहली बार इस जगह पर 2 गाय दिखती है। उसके बाद कुछ आगे चल के उन्हें एक नदी मिलती है, लेकिन उन पे इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह नदी पार कर सके। तो वही नदी के किनारे बैठ जाते हैं। इसके बाद उनको कुछ लोग दिखाई देते हैं। वह पूरी जान लगाकर उन्हें आवाज देते हैं, लेकिन पानी के शोर से उनकी आवाज नहीं सुनाई देती। लेकिन उनमें से एक शख्स उन्हें देख लेता है। वह पेंसिल और एक पेपर रस्सी में बांधकर नदी के पार फेंकता है और नांडो उसे रिप्लाई करता है। वह रिप्लाई में टुमारो लिखता है। उसके बाद ये दोनों एक जगह पे बैठ जाते हैं। अगले दिन कुछ लोग पहुंचकर उन्हें फौरन हॉस्पिटल ले जाते हैं। इसके बाद इनकी पूरी कहानी सुनकर सर्च ऑपरेशन की टीम इनके साथ प्लेन क्रैश की जगह पर पहुंचती है और उन और 14 लोगों को सही सलामत हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। एक सवाल था जो उनसे पूछा जाता है कि 72 दिन तक तुम लोग जिंदा कैसे रहे? तो वो लोग कहते हैं कि हमने भूख मिटाने के लिए अपनों की ही डेड बॉडी से भूख मिटाई, क्योंकि उस समय हमें जीने के लिए ये करना पड़ा। मीडिया में जब ये खबर आई तब लोगों ने आवाज उठाई कि कोई भी किसी इंसान को कैसे खा सकता है। तो फिर उन लोगों की परिस्थितियों को देखते हुए कुछ दिन बाद ये मामला शांत हो जाता है। तो दोस्तों 72 डेज ऑफ सर्वाइवल की स्टोरी आपको कैसे लगी? कमेंट में हमें जरूर बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।